नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबके जीवन से कहीं ना कहीं गहराई से जुड़ा है। भले ही हमें रोजमर्रा में इसका एहसास ना हो। राजनीतिक सिद्धांत, यानी जिसे हम पॉलिटिकल थियोरी कहते हैं। जी। ये सिर्फ एकेडमिक किताबों या भारी भरकम बहसों की बात नहीं है। ये असल में उन बुनियादी सवालों से जूझना है जो किसी भी समाज को आकार देते हैं। बिल्कुल। जैसे कि शक्ति का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए, न्याय आखिर है क्या, और एक बेहतर समाज कैसा दिखना चाहिए। सही कहा। और देखिए, हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत है, वो यही दिखाते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत सिर्फ ये नहीं देखता कि राजनीति चल कैसे रही है, बल्कि इस सवाल पर भी लगातार गौर करता है कि राजनीति कैसी होनी चाहिए। ये एक तरह से आदर्शों, मूल्यों और सिद्धांतों की दुनिया में एक यात्रा है जो हमें वर्तमान को समझने और शायद भविष्य को बेहतर बनाने के कुछ रास्ते भी सुझाती है। हाँ, तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस विषय की अलग अलग परतों को खोलें। मतलब समझें कि राजनीतिक सिद्धांत असल में है क्या, जी। ये वक्त के साथ कैसे बदला है, आज ये किन मुद्दों से, किन चुनौतियों से जूझ रहा है, और सबसे बड़ी बात, ये हम सबके लिए महत्वपूर्ण क्यों है। हाँ। तो चलिए इस विचार यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहला, सबसे बुनियादी सवाल तो यही उठता है कि जब हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं राजनीतिक सिद्धांत, तो इसका ठीक ठीक मतलब क्या है। देखिए, अगर बिल्कुल सरल शब्दों में कहें तो ये राजनीति पर एक व्यवस्थित और आलोचनात्मक ढंग से सोचने का तरीका है, एक डिसिप्लिन है। अच्छा। ये उन अवधारणाओं, उन मान्यताओं की गहराई में जाता है जिनके आधार पर हमारा पूरा राजनीतिक जीवन, हमारा समाज टिका होता है। अब अलग अलग विचारकों ने इसे जाहिर है अलग अलग तरह से देखा है। जैसे डेविड ईस्टन है, हाँ, ईस्टन मानते हैं जिससे राजनीतिक व्यवहार को समझाया जा सके। यानी ये समझने की कोशिश कि राजनीति में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे के नियम क्या हैं, पैटर्न क्या हैं, एक तरह से कहें तो थोड़ा वैज्ञानिक नजरिया। हाँ हाँ, एक हद तक बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, लियो स्ट्रॉस जैसे विचारक है, वो इसे ज्यादा नैतिक, ज्यादा दार्शनिक नजरिए से देखते हैं। उनके लिए ये सर्वोत्तम राजनीतिक व्यवस्था की खोज है। ये सिर्फ विश्लेषण नहीं है, ये एक आदर्श की तलाश भी है। अच्छा, यानी एक तरफ क्या है और दूसरी तरफ क्या होना चाहिए। बिल्कुल। और इसी संदर्भ में जैसे राजीव भार्गव की बात करें तो वो इसे राजनीतिक जीवन के नैतिक और वैचारिक पहलुओं को समझने का एक माध्यम मानते हैं। तो आप देखिए, इसमें दोनों बातें आ गई। ये वर्णन भी करता है, डिस्क्रिप्टिव भी है कि राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसे काम करती हैं। हाँ। और ये मूल्यांकन भी करता है और मानक भी तय करता है, यानी नॉर्मेटिव भी है कि उन्हें कैसा होना चाहिए। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई डॉक्टर पहले बीमारी के लक्षण देखता है, नोट करता है, वो हुआ वर्णनात्मक हिस्सा। हाँ। और फिर बताता है कि आदर्श सेहत क्या है और उस तक कैसे पहुंचना है, ये हुआ मानकात्मक। बिल्कुल सही उदाहरण है। राजनीतिक सिद्धांत समाज के लिए, हमारी राजनीतिक व्यवस्था के लिए यही दोनों काम करता है। ये जो दोहरा चरित्र है इसका, हकीकत को समझना और आदर्श को खोजना, ये इसे वाकई बहुत दिलचस्प बना देता है। पर क्या ये हमेशा से ऐसा ही था या समय के साथ इसमें कुछ बदलाव भी आए हैं। नहीं नहीं, इसमें काफी बदलाव आए हैं। इसकी जो प्रकृति है वो स्थिर नहीं रही है, वो विकसित हुई है। मोटे तौर पर अगर हम देखें तो इसके 3 मुख्य चरण या रूप देख सकते हैं। 3 चरण, अच्छा। पहला है जिसे हम कहते हैं परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत। अच्छा। इसमें तो शायद वो सब क्लासिक विचारक आते होंगे, प्लेटो, अरस्तु, फिर बाद में हॉब्स, लॉक, रूसो। बिल्कुल बिल्कुल, यही सब नाम। ये दौर जो था वो मुख्य रूप से नैतिक और दार्शनिक था। इन विचारकों का जो मुख्य सरोकार था, जो चिंता थी, वो ये थी कि एक आदर्श समाज कैसा हो, या सबसे अच्छी शासन प्रणाली कौन सी हो सकती है, उसकी एक रूपरेखा, एक खाका तैयार करना जी। और इसके लिए वो तर्क का, इतिहास का, दर्शन का सहारा लेते थे। तो फिर इसमें बदलाव की जरूरत क्यों महसूस हुई? ये तो काफी मौलिक काम था। जरूरत महसूस हुई 20वीं सदी के मध्य में, खासकर दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक नई लहर आई जिसे व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत, बिहेवियरल पॉलिटिकल थ्योरी कहा गया। व्यवहारवादी? हाँ, व्यवहारवादी। डेविड ईस्टन जैसे विचारकों को, और भी कई थे, उन्हें लगा कि ये जो परंपरागत सिद्धांत है ये बहुत ज्यादा काल्पनिक है, व्यक्तिपरक है, सब्जेक्टिव है। अच्छा। उन्होंने राजनीति के अध्ययन को ज्यादा वैज्ञानिक बनाने पर जोर दिया, तथ्यों पर आधारित, आंकड़ों पर आधारित, यानी अनुभवजन्य एम्पिरिकल अध्ययन पर बल दिया। मतलब राजनीति को एक तरह से विज्ञान की तरह देखने की कोशिश, जैसे भौतिकी या रसायन शास्त्र। हाँ, कुछ हद तक वैसी ही कोशिश। फोकस इस पर चला गया कि लोग असल में वोट कैसे देते हैं, राजनीतिक दल कैसे काम करते हैं,
जनमत क्या कहता है, इन सब का डेटा इकट्ठा करना, उसका विश्लेषण करना, और जो नैतिक सवाल थे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, उसे थोड़ी देर के लिए किनारे रख दिया गया। क्यों? ताकि अध्ययन वस्तुनिष्ठ हो सके, ऑब्जेक्टिव हो सके, मूल्यों से मुक्त हो सके। लेकिन क्या राजनीति जैसी चीज को, जो इंसानों से, उनके मूल्यों से इतनी जुड़ी है, उसे पूरी तरह नैतिकता से अलग करके समझा जा सकता है? खासकर जब दुनिया में इतने बड़े बड़े उथल-पुथल भरे दौर आते हैं। बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने। और यही बात 60 के दशक में 1960s में बहुत जोरों से महसूस की गई। उस समय वियतनाम युद्ध चल रहा था। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन हो रहे थे। हाँ, इन घटनाओं ने कई विचारकों को, जिनमें खुद डेविड ईस्टन भी शामिल थे, उन्हें सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने माना कि सिर्फ तथ्यों का अध्ययन, सिर्फ वैज्ञानिकता काफी नहीं है। अच्छा, ईस्टन ने खुद माना? हाँ, उन्होंने खुद इसे आगे बढ़ाया। कहा कि राजनीति को समाज की जो असल समस्याएं हैं उनसे जुड़ना होगा, उसे प्रासंगिक, रेलेवेंट होना होगा, और सिर्फ व्याख्या नहीं बल्कि समाधान के लिए कार्रवाई, एक्शन की दिशा भी दिखानी होगी। और यहीं से जन्म हुआ उत्तर व्यवहारवादी सिद्धांत का। अच्छा, तो एक तरह से जो पहले के दो तरीके थे, परंपरागत और व्यवहारवादी, उनके बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश थी कि वैज्ञानिक कठोरता भी रहे और नैतिक सरोकार भी। बिल्कुल, एकदम सही। ये समझ बनी कि राजनीतिक सिद्धांत को सिर्फ व्याख्या नहीं करनी है, बल्कि समाज को बेहतर बनाने में एक सक्रिय भूमिका भी निभानी है। और ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे सिद्धांत ने खुद अपनी कमियों को पहचाना और समय के साथ खुद को विकसित किया। हाँ, ये तो है। सिद्धांत खुद भी बदलता रहा है, विकसित होता रहा है। अब अगर हम आज के राजनीतिक सिद्धांत को देखें तो इसका दायरा कितना फैला हुआ है, ये किन किन विषयों को, किन किन एरियाज को अपने अंदर समेटता है, यहाँ बात शायद और भी दिलचस्प हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। इसका दायरा आज बहुत ज्यादा फैला हुआ है, क्योंकि देखिए, राजनीति हमारे जीवन के लगभग हर पहलू को छूती है। सही बात है। हम कुछ मुख्य क्षेत्रों की बात कर सकते हैं। पहला और शायद सबसे बुनियादी है राजनैतिक अवधारणाओं का अध्ययन। अवधारणाएं जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, लोकतंत्र, नागरिकता, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, ये सारे शब्द हम रोजमर्रा में सुनते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हाँ। लेकिन राजनैतिक सिद्धांत इनके अलग अलग अर्थों में जाता है, इनके बीच जो तनाव है, जो निहितार्थ है, उनकी गहराई में उतरता है। मिसाल के तौर पर न्याय का मतलब क्या है? क्या सिर्फ कानून का पालन करना न्याय है? यह संसाधनों का उचित बंटवारा भी? हाँ, या अवसरों की समानता? अलग अलग सिद्धांत इस पर अलग अलग जवाब देंगे। तो ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये अपने आप में पूरे विचार जगत के दरवाजे खोलते हैं। बिल्कुल सही कहा। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है प्रमुख राजनीतिक विचारकों और उनके विचारों का विश्लेषण। प्लेटो, अरस्तू से लेकर मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, मार्क्स, मिल, जॉन रॉल्स तक। और अगर भारतीय संदर्भ में देखें तो कौटिल्य, गांधी, अंबेडकर जैसे विचारक, इनके कामों का अध्ययन करना। इससे हमें पता चलता है कि अलग अलग समय में अलग अलग समाजों में लोगों ने राजनीति और समाज की समस्याओं को कैसे समझा और उनके क्या समाधान सुझाए। इससे ये भी समझ आता है कि आज हम जिन बहसों में उलझे हैं उनकी जड़ें कितनी गहरी हैं। हाँ, बिल्कुल। तीसरा क्षेत्र है राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन। विचारधाराएं यानी आइडियोलॉजीज, जैसे उदारवाद, समाजवाद। हाँ, उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, रूढ़िवाद, नारीवाद, पर्यावरणवाद, बहुसांस्कृतिकतावाद, ये सब दुनिया को देखने के और राजनीतिक कार्रवाई को दिशा देने के अलग अलग फ्रेमवर्क है, अलग अलग नजरिए हैं। उदाहरण के लिए, राज्य की भूमिका अर्थव्यवस्था में कितनी होनी चाहिए, इस सवाल पर उदारवाद और समाजवाद के नजरिए बिल्कुल अलग होंगे। हाँ। तो सिद्धांत हमें इन विचारधाराओं को समझने, उनकी तुलना करने और उनकी आलोचनात्मक पड़ताल करने में मदद करता है। क्या ये सब सिर्फ विचारों और अवधारणाओं तक ही सीमित है, या ये जो वास्तविक संस्थाएं हैं जैसे सरकार, संसद, अदालतें, उनकी भी बात करता है? नहीं, ये सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं है, ये व्यवहारिक पक्ष को भी बहुत गंभीरता से देखता है। तो चौथा क्षेत्र हम कह सकते हैं राजनीति की व्यवहारिक संस्थाओं का अध्ययन। अच्छा। राज्य कैसे काम करता है, सरकार के अलग अलग अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, संविधान का क्या महत्व है, राजनीतिक दल, दबाव समूह, ये सब कैसे प्रभाव डालते हैं, इन सब का विश्लेषण भी सिद्धांत के दायरे में आता है।
ये समझने की कोशिश करता है कि ये संस्थाएं किन सिद्धांतों पर आधारित है और क्या वो वाकई उन सिद्धांतों पर खरी उतर रही हैं। और अंत में क्या ये नीति निर्माण मतलब पॉलिसी मेकिंग में भी कोई भूमिका निभाता है? हाँ बिल्कुल। 5वां क्षेत्र यही है, राजनीतिक दर्शन और नीति निर्धारण के बीच का जो संबंध है। राजनीतिक सिद्धांत सिर्फ विश्लेषण करके रुक नहीं जाता, बल्कि वो ये बताने की कोशिश भी करता है कि कौन सी नीतियां नैतिक रूप से जायज है और कौन सी नीतियां एक बेहतर समाज के लक्ष्य को आगे बढ़ाती हैं। तो ये दायरा तो सचमुच बहुत ही बड़ा है। मतलब ये सिर्फ एक अकादमिक चर्चा नहीं है, बल्कि समाज को दिशा देने वाला काम भी करता है। अगर हम इसके मुख्य कार्यों को, फंक्शंस को समेटना चाहें तो वो क्या होंगे? हाँ, इसके कई महत्वपूर्ण कार्य हैं और ये कार्य ही इसके महत्व को भी रेखांकित करते हैं। अच्छा। पहला, व्याख्यात्मक कार्य। ये राजनीतिक घटनाओं और व्यवस्थाओं को समझने में मदद करता है। ये बताता है कि चीजें जैसी हैं वैसी क्यों है। जैसे कुछ देशों में लोकतंत्र क्यों ज्यादा सफल है और कहीं क्यों नहीं, ये समझाने की कोशिश करता है। दूसरा, मानक निर्धारक कार्य। ये समाज के लिए आदर्श और मूल्य तय करता है, जैसे न्याय, समानता, स्वतंत्रता। ये बताता है कि एक अच्छी राजनीतिक व्यवस्था कैसी दिखनी चाहिए। एक तरह का पैमाना देता है। तीसरा, मूल्यांकन का कार्य। ये जो पैमाना इसने दिया है उसके आधार पर ये हमें मौजूदा राजनीतिक व्यवस्थाओं, कानूनों और नीतियों को परखने की कसौटी देता है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई सरकारी फैसला लोकतांत्रिक है या नहीं, कोई कानून न्यायपूर्ण है या नहीं। ये मूल्यांकन करने में मदद करता है। क्या ये भविष्य के बारे में भी कुछ अंदाजा लगाने में मदद करता है, जैसे भविष्यवाणी टाइप? भविष्यवाणी तो शायद बहुत बड़ा शब्द हो जाएगा। मौसम की भविष्यवाणी जैसा सटीक तो नहीं होता ये। हाँ, वो तो है। लेकिन हाँ, कुछ हद तक इसका चौथा कार्य पूर्वानुमानात्मक, प्रिडिक्टिव कहा जा सकता है। ये सामाजिक राजनीतिक रुझानों और बदलावों की संभावित दिशा का अनुमान लगाने में मदद कर सकता है। जैसे अगर समाज में असमानता बहुत बढ़ रही है तो उसके क्या राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं। अच्छा। या नई तकनीकें राजनीति को कैसे बदल सकते हैं, इस तरह के अनुमानों में ये सहायक होता है। और 5वां कार्य है मार्गदर्शक। हाँ, यानी रास्ता दिखाने वाला। ये नीति निर्माताओं को, नागरिकों को, सामाजिक आंदोलनों को राह दिखाता है। ये बताता है कि अगर हम एक बेहतर, न्यायपूर्ण समाज बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो ये सारे काम, व्याख्या करना, मानक तय करना, मूल्यांकन करना, पूर्वानुमान लगाना और रास्ता दिखाना, इन सब कामों को देखते हुए तो ये बिल्कुल साफ है कि राजनीतिक सिद्धांत की अहमियत बहुत ज्यादा है। हाँ, आज की इस इतनी जटिल दुनिया में जहां रोज नई चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं, वहां इसका महत्व क्या है? मतलब ये सब जानने का फायदा क्या है? तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? देखिए, इसका महत्व आज शायद पहले से भी ज्यादा है, कई कारणों से। सबसे पहले ये राजनीति को एक नैतिक आधार देता है। ये हमें लगातार याद दिलाता है कि सत्ता सिर्फ ताकत का खेल नहीं है। सही बात है। बल्कि ये जिम्मेदारी और जवाबदेही का मामला है। ये सत्ता को नैतिकता से जोड़ता है। दूसरे, ये लोकतांत्रिक मूल्यों का वैचारिक कवच है, एक तरह से उनकी ढाल है। कैसे? देखिए, नागरिक अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, कानून का शासन, ये सब अमूर्त विचार हैं। इनको मजबूती कहाँ से मिलती है? वो राजनैतिक सिद्धांत से ही मिलती है। अच्छा। सिद्धांत इन मूल्यों को परिभाषित करता है, उन्हें सही ठहराता है और उनकी रक्षा के लिए तर्क देता है, खासकर तब जब उन पर हमले हो रहे हों। तीसरा, ये नागरिकों में राजनीतिक चेतना जगाता है। जो नागरिक राजनीतिक सिद्धांत की थोड़ी भी समझ रखते हैं, वो अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति ज्यादा जागरूक होते हैं। हाँ। वो सरकार से बेहतर सवाल पूछ सकते हैं, वो लोकतंत्र में ज्यादा सक्रिय भागीदारी निभा सकते हैं। ये एक सजग नागरिक तैयार करने में मदद करता है। और समाज के स्तर पर अगर देखें, क्या ये स्थिरता लाने में या संवाद बढ़ाने में भी कुछ मददगार है? हाँ, बिल्कुल। चौथा, ये राजनैतिक स्थिरता में योगदान देता है। कैसे? क्योंकि जब शासन व्यवस्था न्याय और वैधता के सिद्धांतों पर आधारित होती है तो लोगों का उस पर भरोसा बढ़ता है, और जहां भरोसा होता है वहां स्थिरता आने की संभावना ज्यादा होती है। और 5वां, जो शायद आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण है, ये असहमति और बहस की एक स्वस्थ परंपरा को बढ़ावा देता है। ये बहुत जरूरी है आजकल। हाँ,
राजनीतिक सिद्धांत हमें सिखाता है कि अलग-अलग विचारों का सामना कैसे करना है, कैसे तर्क के साथ अपनी बात रखनी है और कैसे दूसरों के तर्क को सुनना और समझना है। ये मतभेदों को टकराव में बदलने के बजाय उन्हें संवाद में बदलने का रास्ता दिखाता है। ये बात तो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर आज का जो माहौल है, जिसमें इतना ध्रुवीकरण है, उसमें संवाद की जगह बनाना बहुत जरूरी है। अब अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ें और समकालीन यानी कि आज के दौर के राजनीतिक सिद्धांत को देखें, तो क्या इसमें कोई नई धाराएं, नए विचार उभर रहे हैं? क्योंकि दुनिया तो लगातार बदल रही है। हाँ, बिल्कुल। समकालीन राजनीतिक सिद्धांत बहुत गतिशील है, बहुत विविध है। ऐसा नहीं है कि पुराने विचार खत्म हो गए। जो पुरानी विचारधाराएं थीं, जैसे उदारवाद, लिबरलिज्म, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों पर जोर देता है, हाँ। या समाजवाद, सोशलिज्म, जो सामाजिक न्याय और समानता की बात करता है, वो तो है ही, लेकिन उनके भी नए नए रूप सामने आए हैं। मार्क्सवाद या मार्क्सिज्म भी पूंजीवाद की अपनी आलोचना के साथ आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। और इनके अलावा नई धाराएं कौन सी हैं? इनके साथ ही कई नई और बहुत प्रभावशाली धाराएं उभरी हैं पिछले कुछ दशकों में, जैसे नारीवाद। हाँ, नारीवाद। ये लैंगिक समानता की मांग करता है और समाज में जो पितृसत्तात्मक सोच है, जो ढांचे हैं, उन पर बहुत तीखे सवाल उठाता है। ये अब राजनीतिक सिद्धांत का एक अभिन्न हिस्सा है। और आजकल पर्यावरण और संस्कृति से जुड़े मुद्दे भी इस सिद्धांत के केंद्र में आ गए हैं, ऐसा लगता है। बिल्कुल सही। पर्यावरणवाद, या जिसे हरित राजनीति भी कहते हैं, वो अब एक प्रमुख धारा बन चुकी है। ये कहती है कि हमें अपने विकास के मॉडल पर, अपनी जीवन शैली पर दोबारा सोचने की जरूरत है। हमें प्रकृति के साथ एक संतुलन बनाना होगा। ये सिर्फ नीति का नहीं, बल्कि सिद्धांत का भी सवाल है। और संस्कृति। हाँ, इसी तरह बहुसांस्कृतिकतावाद, मल्टीकल्चरलिज्म इस जटिल सवाल से जूझता है कि जो समाज बहुत विविध है, जिनमें अलग-अलग संस्कृतियों, धर्मों, भाषाओं के लोग रहते हैं, वहाँ अलग-अलग समूहों की पहचान और उनके अधिकारों को कैसे साधा जाए, कैसे सह अस्तित्व बनाया जाए। और एक और धारा है समुदायवाद, कम्युनिटेरियनिज्म, जो उदारवाद के व्यक्तिवाद की आलोचना करती है और समुदाय के महत्व पर, साझा मूल्यों पर और नागरिक जिम्मेदारियों पर ज्यादा जोर देती है। तो ये सारी नई धाराएं मिलकर राजनीतिक सिद्धांत को आज की जरूरतों के हिसाब से ढाल रही हैं। हाँ, ये सब मिलकर राजनीतिक सिद्धांत को ज्यादा वैश्विक, ज्यादा समावेशी और आज की जो वास्तविकताएं हैं, उनके प्रति ज्यादा संवेदनशील बना रही हैं। ये सिर्फ पश्चिमी नजरिए तक सीमित नहीं रहा अब। ये तो हुई वैश्विक तस्वीर। अब अगर हम भारत की बात करें, तो क्या भारत की अपनी भी कोई राजनीतिक चिंतन की परंपरा रही है, या हम ज्यादातर केवल पश्चिमी विचारों को ही पढ़ते और पढ़ाते रहे हैं? नहीं, ये एक बहुत आम धारणा है, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। भारत की अपनी बहुत गहरी और बहुत पुरानी राजनीतिक चिंतन की परंपरा है। अच्छा। जैसे आप प्राचीन काल में देखिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वो राज्य व्यवस्था पर, शासन कला पर, कूटनीति पर एक अद्भुत ग्रंथ है। हाँ, अर्थशास्त्र, जो सिर्फ नैतिकता या धर्म की बात नहीं करता, बल्कि यथार्थवाद पर आधारित है। वो सत्ता की वास्तविकता, उसके संचालन पर बात करता है। और आधुनिक भारत में, आजादी के बाद या उसके आसपास? आधुनिक भारत में तो कई ऐसे मौलिक विचारक हुए हैं जिन्होंने भारतीय समाज की विशिष्ट परिस्थितियों के हिसाब से सोचा। महात्मा गांधी को ही लीजिए। हाँ, गांधी। उनका सत्य, अहिंसा और ग्राम स्वराज का जो दर्शन है, वो पूरी तरह अनूठा है। वो पश्चिमी राजनीतिक विचारों से बहुत अलग है और बहुत मौलिक है। और अंबेडकर? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उनका योगदान तो असाधारण है। उन्होंने सामाजिक न्याय, समानता, जाति उन्मूलन और संवैधानिकता पर जो जोर दिया, वो भारतीय समाज के लिए, खासकर दलितों और वंचितों के लिए एक क्रांतिकारी विचार था। नेहरू के विचार भी इसमें अहम माने जाते हैं? हाँ, बिल्कुल। जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के लिए लोकतांत्रिक समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और एक वैज्ञानिक सोच का ताना-बाना बुना। उन्होंने भारत को दुनिया से जोड़ने का प्रयास किया। तो ये कहना गलत होगा कि भारतीय राजनीतिक चिंतन सिर्फ पश्चिम का अनुकरण है? बिल्कुल गलत होगा। देखिए, खास बात यह है कि भारतीय राजनीतिक चिंतन में धर्म की अवधारणा, कर्तव्य और नैतिक व्यवस्था के रूप में समुदाय का महत्व,
आध्यात्मिकता जैसे तत्व भी शामिल है जो इसे अपनी एक विशिष्ट पहचान देते हैं। हाँ, ये पश्चिम के साथ संवाद जरूर करता है, उनसे सीखता भी है, लेकिन ये अपनी जमीन पर खड़ा होकर सोचता है। तो ये सारी चर्चा से एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि राजनीतिक सिद्धांत कोई सूखा उबाऊ अकादमिक विषय भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये एक जीता जागता, लगातार विकसित होता हुआ विचार क्षेत्र है। ये हमें अपने समाज को, अपनी सरकार को, अपने अधिकारों और अपनी जिम्मेदारियों को ज्यादा गहराई से समझने का एक नजरिया देता है। बिल्कुल सही। और ये उन बुनियादी सवालों से लगातार संवाद करता रहता है, उनसे जूझता रहता है कि हम सब एक साथ मिलकर एक ज्यादा न्यायपूर्ण, ज्यादा स्वतंत्र और एक बेहतर जीवन कैसे जी सकते हैं। ये न केवल हमें वर्तमान की चुनौतियों को समझने में मदद करता है, बल्कि ये भविष्य के लिए बेहतर संभावनाओं की कल्पना करने और शायद उन्हें हकीकत बनाने की प्रेरणा भी देता है। आज की इस पूरी चर्चा से एक सवाल मेरे मन में जरूर उठ रहा है, और शायद सुनने वालों के मन में भी आए, जी, कि जिस तेजी से दुनिया बदल रही है, नई नई तकनीकें आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियां हैं, समाजों में ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, तो क्या राजनीतिक सिद्धांत सिर्फ इन समस्याओं का विश्लेषण, उन्हें समझने तक ही सीमित रहेगा? ये वाकई में इनके कुछ ठोस समाधान खोजने में और उन्हें लागू करवाने में भी कोई भूमिका निभा सकता है? मतलब क्या सिद्धांत और अमल, थियोरी और प्रैक्टिस, इनके बीच की दूरी कभी कम हो सकती है? ये बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर शायद आगे भी सोचने की जरूरत है।